हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं लोग आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है यार, तो तुरंत ही रिवीज़न में लग जाओ क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। और अगर सिलेबस नहीं भी कंप्लीट किया, तो जितना कंप्लीट कर लिया, अब उसी के साथ रिवीज़न कर लो, ठीक? तो ये है आपका प्यारा-सा, खूबसूरत-सा चैनल, जिसको अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो और इसके नोटिफ़िकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलना, ठीक? हम फिजिक्स का पहला पार्ट कर चुके हैं, क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर चुके हैं। ये देखो आप नोट्स के साथ एक-एक चीज़ अच्छे से बताया जा रहा है, ठीक ना? ये नहीं कि सिर्फ आंसर बता के आगे निकल जा रहा नहीं, एक-एक चीज़ आपका अच्छे से रिवाइज़ करा रहा है, ठीक ना? तो अगर आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया ना, तो आपको जस्ट अब रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक? तो इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर करो, ठीक? तो इस पार्ट में हम पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे, ठीक? पार्ट 2 को हम स्टार्ट करेंगे, जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से मूव करेंगे, ठीक? तो ये रिवीजन करने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है आपका, अगर आप बिहार बोर्ड की एग्ज़ाम देने जा रहे हो, बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हो और अगर आपको क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करना है और साथ में आपको अपना पूरा सिलेबस रिवाइज़ भी करना है, तो बिलीव मी आप मेरे वीडियोज़ को देखो, आपसे आपका पूरा रिवाइज़ भी हो जाएगा और प्लस में आप पीछे पिछले साल के जितने क्वेश्चन पेपर है, आप उसको भी देख लोगे कि बिहार बोर्ड में कैसे-कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक? तो चलिए, ठीक? तो यार इसको सब्सक्राइब कर दो। चलो क्वेश्चन नंबर 11 से मूव करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने देख लिया था और हम क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे, ठीक ना? अगर आपके पास टाइम कम है, आप जल्दी-जल्दी पढ़ना चाह रहे हो यार, आपके पास टाइम कम है, तो आप स्पीड बढ़ा के देख लो यार, लेकिन वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना। आए हो तो वीडियो पूरा देख कर जाना, अंत तक वीडियो देखो। अगर हेल्प नहीं मिले, तो यार वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना, अगर आपको हेल्प ना मिले तो, ठीक ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ 2 लेंसेज इन कॉन्टैक्ट हैविंग पावर -15 एंड +5। अब आपसे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पूछ दिया और क्या दो लेंसेज को कंबाइन कर दिया। तो आपको पता है जब भी दो लेंसेज कंबाइन हो जाते हैं ना, ये थोड़ा सा कंबाइन हुआ ही नहीं, एक सेकंड। हम्म, अगर दो लेंसेज कंबाइन हो गए, दोनों लेंसेज को अगर हम कंबाइन कर दिए, तो दोनों का जो पावर होता है ना, दोनों का पावर ऐड हो जाता है। मतलब अगर इसका पावर लेट्स से P1 है, इसका P2 है, तो जो पावर नेट निकलेगा ना, पावर नेट निकालते टाइम हम दोनों का पावर जोड़ देंगे। माने कहने का मतलब सर आपका P1 प्लस में P2 कर देंगे क्या? हाँ, और अगर कोई तीसरा लेंस होता तो P3 कर देते, हाँ। लेकिन सर इससे तो एक फायदा हो जाएगा ना, हमको तो फोकल लेंथ का भी मिल जाएगा। अगर कल को नेट फोकल लेंथ निकालना हो सर, तो 1 अपॉन पी नेट को 1 अपॉन में एफ नेट लिख देंगे, ठीक? हाँ, बिल्कुल। और अगर P1 को लिखना हो तो सर P1 को 1 अपॉन में F1 लिख देंगे और P2 को लिखना हो तो सर, तो P2 को लिखना हो तो 1 अपॉन में F2 लिख देंगे। माने कहने का आपका मतलब सर भले ही पावर नेट का सवाल पूछा, लेकिन आपने तो बोला था सर जैसा आप रिवाइज कराओगे, इसलिए आप 1 अपॉन में एफ नेट का भी फॉर्मूला लेकर आ गए, क्योंकि कल को अगर एग्जाम में बैठे ये सवाल थोड़ी पूछेगा आपसे। हो सकता है कल को आपसे फोकल लेंथ निकलवा ले, नेट फोकल लेंथ। कल को जो ये दिया है वो दे दे 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, आप नेट फोकल लेंथ बताओ। तो आपका तो रिवाइज हो गया ना, आपका बता दिए, ठीक? तो अब क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, तो दोनों को जोड़ देते हैं यार। -15 प्लस में 5, गली के बच्चे को भी बोल दोगे जोड़ने के लिए, वो भी जोड़ देगा, -10 आंसर हो जाएगा। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक? अब आंसर क्या होगा? सिलिंड्रिकल लेंस से सबको पता है, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर करो तो सभी पे फोकस करो, क्योंकि जरूरी नहीं एग्जाम में यही पूछे। इट्स हमारा रिवीजन चल रहा है, तो हम एक-एक ऑप्शन पे कंसीडर करेंगे। मायोपिया कब यूज में लेते हैं? अगर मायोपिया हो जाए तो कौन सा लेंस यूज करते हैं? हर किसी को पता है, कनकेव लेंस यूज करते हैं, ठीक ना? ये थोड़ा सा मेरा लिखने वाला, कनकेव लेंस यूज करते हैं। और अगर हाइपरमेट्रोपिया हो जाए तो कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, ठीक ना? आपको सब किसी को पता है कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। प्रेस बायोपिया हो जाए तो फिर बाईफोकल लेंस यूज करते हैं। सर बाईफोकल मतलब क्या होता है? अभी अभी जो बनाए थे वही होता है क्या? हाँ, जब दो लेंसेज को कंबाइन कर दिया जाता है ना, बाई का मतलब होता है दो, ठीक? या फिर मल्टीपल, जब बहुत सारे लेंसेज कंबाइन कर दिया तो सोचो बहुत सारे फोकल लेंथ कंबाइन कर दिए गए, तो वैसे लेंस को बुलाया जाता है बाईफोकल लेंस। और एस्टिग्मेटिज्म में तो हमारे सिलिंड्रिकल लेंस यूज होता ही है, ठीक? तो ये ऑप्शन नंबर डी पूरा हम सब बता दिए, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया कब कब यूज में आता है, ठीक? तो फटाफट इस वीडियो को यार शेयर कर दो, बहुत हेल्प मिलने वाला है आपका, बिलीव करो। बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका एक भी ऑब्जेक्टिव गलत करके नहीं आओगे, अगर मेरे
पूरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हो ईमानदारी से तो ठीक। अब क्या चाहिए यार आपको, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, प्लस में रिवाइज भी करा रहा हूँ। आप केमिस्ट्री का पूरा पढ़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, केमिस्ट्री का जाकर देखो, केमिस्ट्री आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा, बिलीव करो यार थोड़ा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, बोल रहा है प्लस क्यू चार्जेस स्फेरिकल सरफेस में और टोटल फ्लक्स पूछा है आपसे। तो यार फ्लक्स के बारे में भी थोड़ा सा बता देंगे और आपका ये डिराइव भी करवा देंगे कैसे कैसे होता है। ये तो अपना गॉस लॉ है सबसे फेमस, ठीक ना। अब जिसके बारे में ऑब्जेक्टिव में भले पूछा 2019 में, लेकिन 2022 में कहीं सब्जेक्टिव में पूछ दिया तो सर, तो बिल्कुल हम इसका डिराइव भी करवाते हैं। आ जाओ अगले पेज में मूव कर जाते हैं और इसको डिराइव कर लेते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं इधर, इस पे आ जाते हैं। हाँ, तो ये इसको मान लेना, इसको फील ले लेना थोड़ा सा कि स्फेरिकल सरफेस है। यार मेरे पास अभी व्हाइट बोर्ड होता तो अच्छे से बताते, लेकिन यहाँ पे स्फेरिकल सरफेस ये है, मान लो इसमें प्लस क्यू चार्ज है। क्या है इसमें, प्लस क्यू चार्ज इसके अंदर रखा हुआ है। तो फ्लक्स पूछा है, फ्लक्स क्या होता है सर, फ्लक्स होता है कि, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है कि, इस पे आ जाते ताकि हम भी दिखे। फ्लक्स मतलब होता है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से इंटर कर रहा है। अब इंटर का मतलब वो या तो इंटर करे या फिर बाहर निकले। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से अंदर जाता है या फिर बाहर जाता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और सर्कल को अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गया तो सर, तो फिर उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे क्या, ना ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गया तो उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर कर गया, मान लो मेरे शरीर से 15 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर कर गए, तो सर इसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे क्या, हाँ इसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे, ठीक। और अगर सर बाहर निकले तो भी मैग्नेटिक, तो भी फ्लक्स ही बोला जाएगा, हाँ चाहे अंदर निकले चाहे बाहर जाए, इसको फ्लक्स बोलेंगे अपन, ठीक ना। तो इसको, इसका फॉर्मूला जो दिया गया, इसका फॉर्मूला, और इसका फॉर्मूला बोल दिया गया कि इसका जो फॉर्मूला होगा ना, वो कुछ नहीं होगा बल्कि इंटीग्रेशन कर दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ, ई डॉट डी ए के साथ, ठीक। ये हो गया, ठीक। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक सेकंड, ये कहाँ चला गया। तो हमको तो सर एक ही चीज पता है कि अगर बात सीरीज की हो रही है ना, तो सीरीज में तो हमको पता है जो आरनेट होता है वो हो जाता है R1 प्लस में R2। अच्छा सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आरनेट हो जाता है R1 प्लस में R2। तो आरनेट क्या होता है सर, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो आरनेट क्या हो जाएगा, पावर के टर्म में, आंसर देना है पावर के टर्म में। तो पावर इज इक्वल टू होता है ना सर, पावर इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर इंटू आर। हर किसी को पता होगा आई स्क्वायर इंटू आर। तो लिख देते हैं फटाफट, आर क्या हो जाएगा यहां से, पावर अपॉन में आई स्क्वायर। और चूंकि ये सब नेट है तो यहां पे भी कर देते हैं नेट, यहां पे भी कर देते हैं नेट का स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। R1 को क्या लिख सकते हैं सर, R1 को यहां से लिख सकते हैं P1 अपॉन में I1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये थोड़ा सा नीचे चला गया, I1 है इसको ले लेना, ठीक। R2 क्या हो जाएगा सर, R2 हो जाएगा P2 अपॉन में I2 का स्क्वायर। यही बोलना चाह रहे हैं क्या सर, हाँ। अब हमको पता है अगर सीरीज है ना, तो सीरीज में जो आई नेट होता है वो I1 I2 के बराबर होता है। माने जितना आई नेट कहने का मतलब जितना करंट बैटरी द्वारा दिया जा रहा है, तो जितना करंट बैटरी द्वारा दिया जाता है ना, उतना ही सभी रजिस्टर को भी मिलता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन। पोटेंशियल उतना नहीं मिलता। अगर आप 20 वोल्ट का पोटेंशियल लगाओगे ना, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी रजिस्टर को 20 नहीं मिलेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन पैरेलल में उतना ही मिलेगा। तो ये सीरीज और पैरेलल की थोड़ा मजेदार बात होती है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जितना करंट बैटरी द्वारा निकलेगा उतना ही करंट सबको मिलेगा। तो आई नेट भी बराबर, I1 भी बराबर, I2 भी बराबर, तो सब हो गया कैंसिल। और यहां से हमारा क्या हो गया, पी नेट इज इक्वल टू P1 प्लस में P2। तो बस करना कुछ नहीं है, दोनों को जोड़ देना है, मैंने दोनों पावर को जोड़ देना है, 60 प्लस में 40। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 100 वाट। तो कहने का मतलब सर सीरीज में होगा तो पावर जोड़ देंगे क्या, हाँ जोड़ देंगे, वो तो आपको ही पता था, लेकिन कैसे पता था, ऐसे पता था, ये हमने पूरा डिराइव करके आपको। हैंड राइटिंग पे बिल्कुल आ जाना यार, समझने का थोड़ा कोशिश करना। मेरे पास अभी वो लिखने वाला पैड नहीं है, जिसके कारण से आपको दिक्कत हो रहा है। ये तो कोई स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो हर किसी को पता है जो सेकेंडरी क्वाइल का संख्या होता है, माने N2 जो होता है वो N1 से ग्रेटर होता है, बिना ऑप्शन देखे ही आप डायरेक्ट समझ जाओ स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। तो सेकेंडरी क्वाइल का जो नंबर ऑफ टर्न्स होता है, माने जो सेकेंडरी क्वाइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स देते हैं ना, वो ज्यादा रखा जाता है, ताकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या हो जाए, वोल्टेज बढ़ जाए। स्टेप अप, नाम ही है स्टेप अप, तो इसका काम होता है वोल्टेज बढ़ाना, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है उसका काम होता है वोल्टेज घटाना। तो वोल्टेज घटाने का काम किसका होता है, स्टेप डाउन का काम होता है, ठीक ना।
स्टेप डाउन का काम होता है वोल्टेज घटा देना और वोल्टेज बढ़ाने का काम होता है स्टेप अप का, तो N2 ग्रेटर देन। और इसमें क्या होता है, जो पहला लूप होता है उसको ज़्यादा रखा जाता है ताकि वो ज़्यादा वोल्टेज ले ले और आउटपुट हमारा कम दे दे, ठीक ना? ये कॉन्सेप्ट होता है, तो N2 ग्रेटर देन N1। अच्छा, अगर सेमीकंडक्टर है तो रेजिस्टिविटी की बात कर रहा है, तो हर किसी को पता है अगर कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर, ठीक, तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है हमारा रेजिस्टेंस, ना, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा हमारा, बढ़ेगा, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन यही काम सेमीकंडक्टर के लिए उल्टा हो जाता है। मैंने अगर बात करें हम सेमीकंडक्टर की, तो वहां टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है रेजिस्टर के, ठीक ना? इसलिए दोनों का कोई भी डिवाइस बनाया जाता है तो सिर्फ कंडक्टर का नहीं बनाया जाता है। तो सोचिए गर्मियों के दिनों में ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, इसलिए दोनों का कंबाइन बनाया जाता है ताकि मिलके काम करे। ये नहीं कि गर्मियों के दिनों में रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाए, ठीक, और ठंडी के दिनों में रेजिस्टेंस कम हो जाए, इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। ये बढ़ाएगा, ये घटाएगा, तो दोनों मिला के नॉर्मल रहेगा, इसलिए गर्मियों में भी उतना ही रजिस्टर और ठंडियों के दिनों में भी उतना ही रजिस्टर रहेगा। नहीं तो आप खुद दिमाग चलाइए, गर्मियों के दिनों में किसी डिवाइस का रजिस्टर तो बढ़ जाना चाहिए ना, क्यों? क्योंकि कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो सेमीकंडक्टर अगर टेम्परेचर बढ़ा दिए तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चले, The electric potential in equatorial position of an electric dipole is, अब हर बच्चे को पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल माने क्या होता है, मैग्नीट्यूड हो दोनों चार्ज का सेम लेकिन साइन हो उल्टा, माने एक हो प्लस का ना तो दूसरा सर आप माइनस का बोलना चाह रहे हैं क्या? हाँ, दोनों के बीच में कुछ दूरी भी हो, लेट से मान जाओ टी दूरी है, ठीक। अगर इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब क्या होता है सर, दो पोजीशन होते हैं, एक होता है एक्सियल, एक्सियल करने का मतलब एक्सिस पे ही, तो ये हो गया एक्सियल पोजीशन। इसके एक्सिस पे ही रख दो, माने इसके लाइन पे ही कहीं भी रख दो, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो इसको बुलाते हैं एक्सियल पोजीशन। ऐसा अंग्रेजी में आप डराने वाला नाम सुनिएगा, ठीक ना? तो इसको बुलाते हैं एक्सियल पोजीशन। और जो परपेंडिकुलर पोजीशन होता है, ये परपेंडिकुलर बन ही नहीं पाया, एक सेकंड, थोड़ा परपेंडिकुलर बना लें दो यार, ताकि आपको फील आए, अच्छे से फील आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर हम बात करें फिजिक्स में। तो इक्वेटोरियल पोजीशन, ये परपेंडिकुलर बन जाए यार, परपेंडिकुलर तो बन ही नहीं रहा, आप फील ले लेना यार परपेंडिकुलर का, एक सेकंड, अब की बार बना देंगे परपेंडिकुलर। बन गया परपेंडिकुलर, ठीक ना? तो अगर परपेंडिकुलर पोजीशन यहाँ पे होगा तो सोचो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ ना कुछ होगा। क्यों सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों होगा? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उसकी डायरेक्शन अलग होगी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उसकी डायरेक्शन अलग होगी। डायरेक्शन क्या होगी सर बता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो प्लस से तो दूर होती है और माइनस के तरफ होती है। तो अगर इसके दो कंपोनेंट करें तो एक इधर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा, अगर इसके दो कंपोनेंट करें तो एक नीचे हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा। अब ऊपर और नीचे वाला तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इधर की तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ई नेट, ठीक। लेकिन अगर पोटेंशियल की बात करें ना, तो पोटेंशियल में ऐसा कुछ नहीं होता, पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन ही नहीं होता। पोटेंशियल पूछेगा बता इसके कारण कितना पोटेंशियल, तो बोलेगा के क्यू अपॉन में आर, कितना, के क्यू अपॉन में आर। अच्छा, इसके द्वारा कितना पोटेंशियल, के क्यू अपॉन में आर ही, लेकिन माइनस का, क्यों माइनस का? क्योंकि सर ने पिछले ही लेक्चर में बताया था आपको कि प्लस और माइनस साइन के साथ लिखते हैं जब भी क्वांटिटी स्केलर हो। तो पोटेंशियल जो स्केलर क्वांटिटी, ये रखाएगा तो प्लस के साथ रखाएगा और ये रखाएगा तो माइनस के साथ। सर दोनों में आर क्यों रखे? क्योंकि यार सेंटर से लिया है ना, तो ये दूरी और ये थोड़ा सा यार दूसरे से ले लेते हैं, और ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी, दोनों दूरी तो बराबर है ना यार। तो अगर दोनों दूरी बराबर है तो दोनों में क्या ले लेंगे, आर ले लेंगे। अब एक है प्लस का, एक है माइनस का, दोनों का जोड़ते ही दोनों कैंसिल हो जाएगा और आंसर हो जाएगा आपका 0। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। नहीं समझ में आया यार कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, सर मुझे क्वेश्चन नंबर 20 नहीं समझ में आया, आपको समझाऊंगा मैं कमेंट बॉक्स में ही, ठीक ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 आ गया। पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे, जोड़ देंगे दोनों का पोटेंशियल, तो इसके द्वारा हो जाएगा के क्यू अपॉन में आर, प्लस का क्योंकि प्लस वाला चार्ज है, इसके कारण माइनस का, माइनस के क्यू अपॉन में आर, दोनों को जोड़ते हैं दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 0। इसमें डायरेक्शन नहीं लेते बिकॉज पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन लेगा, आपका कंपोनेंट कराएगा और फिर ये हो जाएगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको आपको निकालना पड़ेगा, ठीक। पावर फैक्टर ऑफ एलआर सर्किट, क्या आपको पता है एलआर सर्किट क्या होता है? एल मतलब हर बच्चे को पता है इंडक्टर, और आर मतलब होता है रजिस्टर। माने एक ऐसा सर्किट है ना सर जिसमें इंडक्टर भी हो, रजिस्टर भी हो, ठीक। अब एलआर सर्किट अल्टरनेटिंग करेक्ट चैप्टर में थोड़ा भी कंफ्यूजन है यार, बता दो, थोड़ा भी कंफ्यूजन है, आपको याद करने का तरीका नहीं पता, आप
चीजें तो सब समझ गए हो, लेकिन आपके सामने जब सवाल आता है तो आप सवाल नहीं कर पाते हो अल्टरनेटिंग करंट का, या चीजें आपको इक्वेशंस नहीं याद है करंट का, करंट में पोटेंशियल में कितने का फेज डिफरेंस होता है, ये सब चीजें आपको थोड़ा भी नहीं याद है। प्लेलिस्ट में लेक्चर पड़ा हुआ है अल्टरनेटिंग करंट का, बस एक बार जाकर आप उस लेक्चर को देखो, बस एक बार जाकर देखो। पसंद नहीं आया डिसलाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब किया हो अनसब्सक्राइब कर देना, गारंटी दे रहा है एक एक चीज आपका ट्रिक के साथ याद करने का तरीका बताएं, ट्रिक के साथ याद करने का तरीका बताएं, कैसे पोटेंशियल लीड करता है, कैसे क्या करता है, बस एक बार जाकर देखो, अल्टरनेटिंग करंट का डर पूरा खत्म हो जाएगा। तो पावर फैक्टर बता दो, जिन्होंने लेक्चर देखा होगा उनको पता होगा पावर फैक्टर, उसमें बताएं पावर फैक्टर होता है cos⁵, और उसका जो फॉर्मूला होता है याद करने का ट्रिक भी बताए होंगे, तो उसमें हमको पता चल गया होगा क्या होता है पावर फैक्टर। ठीक, तो आपको पता होगा पावर फैक्टर cos⁵ क्या होता है, R/Z, क्या होता है R/Z। जेड और नहीं समझ में आ रहा है फिर से जाकर वीडियो देखो यार, इसमें हम कितना समझा सकते हैं आपको। R/Z होता है, तो हर किसी को पता है LR सर्किट के लिए Z क्या होता है, LR सर्किट के लिए Z हो जाता है √ में R² प्लस में ω², L²। ठीक है, ये याद करने का तरीका पूरा बताएं, जेड का फॉर्मूला ये होगा, कैसे याद करेंगे सब बता। तो ऐसा ऑप्शन बी है, तो बी हो गया हमारा सही। ठीक, तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं आपका वीडियो जाकर जरूर देखना है, अल्टरनेटिंग करंट का प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी हम दे देंगे। ठीक, तो ये बता दें। और फिजिक्स का आपको अगर डेरिवेशन के चक्कर में पड़े हो गया, डेरिवेशन कहाँ से करें थोड़ा भी कंफ्यूजन है, तो डेरिवेशन का लेक्चर भी प्लेलिस्ट में पड़ा है, वो भी जाकर देखो। फिजिक्स का डेरिवेशन एक एक चैप्टर का हर एक डेरिवेशन करने वाले, बस एक चीज बच गया है जिस पे अगला वीडियो हम लेकर आएंगे, नीचे आप देख सकते हो, नीचे किस चीज का वीडियो है वो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्लस ऑल फॉर्मूलाज। सभी चैप्टर में फिजिक्स के जितने भी चैप्टर है ना, सभी में क्या क्या फॉर्मूला है, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उस पे लेके सिर्फ एक वीडियो लाएंगे आपका, ताकि एग्जाम से पहले वो देख लो और सभी फॉर्मूला आपको याद हो जाए। सभी फॉर्मूले फिजिक्स में और मैथ्स में फॉर्मूले बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे फटाफट आ जाते हैं। 22 अच्छा सवाल है, बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही अच्छा सवाल है यार। A convex lens is immersed in a water, then it will behaved as a। अब हर बच्चे को पता है कि कन्वेक्स लेंस, तो सर हमने पढ़ा था कन्वेक्स लेंस को, कन्वेक्स 10वीं क्लास में जब हम थे ना तो पढ़े थे, कन्वेक्स लेंस जो होता है वो एक्ट करता है कौन सा लेंस की, वो एक्ट करता है कन्वर्जिंग लेंस की तरह। ऐसा सर हम 10th क्लास में थे ना तो पढ़ लिए थे, लेकिन क्या सर ये सही है क्या पूरी तरह से? हम बोलते हैं बिल्कुल नहीं सही है। जब मिरर की बात आती है तो मिरर तो अपना सही है, कनकेव कन्वर्जिंग और कन्वेक्स डाइवर्जिंग, लेकिन लेंस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि लेंस कैसे मोड़ेगा ये डिपेंड करता है कि रेयरर मीडियम क्या है। अगर कल को बाहर हवा है तो लाइट रे आया रेयरर टू डेंसर, ठीक, तो रेयरर टू डेंसर आपको पता है, रेयरर टू डेंसर तो नॉर्मल की तरफ चला जाएगा, तो नॉर्मल की तरफ, तो ये देखिए ऐसे हो जाएगा ना, ये रहा आपका नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ ऐसे हो जाए, तो ये कन्वर्स कर दिया। तो जब हम 10th में पढ़ते तो बाहर एयर लेके पढ़ते थे तो कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझाया जाता था, लेकिन अगर कल को मान जाइए बाहर डेंसर मीडियम आ गया, कल को बाहर कोई डेंसर मीडियम आ गया तो ये रेयरर हो जाएगा। और अगर लाइट रे डेंसर टू रेयरर जाए तो नॉर्मल से अवे चली जाती है, तो अब की बार तो डाइवर्जिंग की तरह हो गया ना। ठीक, तो अगर कन्वेक्स लेंस को इमर्स कर दिया जा रहा है वाटर में, तो वाटर अभी भी हालांकि ये रेयरर ही है, 1.33 है तो अभी भी रेयरर ही है, तो रेयरर टू डेंसर आएगा तो टुवार्ड्स द नॉर्मल, तो अभी भी कन्वर्जिंग लेंस ही होगा। ठीक ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मेरे हिसाब से यहाँ पे गलत दिया, अभी भी ये कन्वर्जिंग लेंस ही होगा। अच्छा सवाल कब होता है, जब इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स थोड़ा ज्यादा दे देता तब। ठीक, तो अभी भी कन्वर्जिंग लेंस ही होगा, हालांकि बाहर रेयरर डेंसर मीडियम, सॉरी रेयरर मीडियम ही है, तो ये वाला केस है हमारा, ये वाला केस है, तो अभी भी हमारा आंसर जो होगा वो यही हो जाएगा, कन्वर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग कब होता है, जब बाहर डेंसर हो जाता अंदर एरर, तो डेंसर टू रेयर जाने पे अवे हो जाएगा, तो इट विल एक्ट एज अ डाइवर्जिंग लेंस। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो कोई भी लेंस हो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की तरह काम कर सकता है, डिपेंड करता है बाहर का मीडियम कैसा है। ठीक, ये क्वेश्चन तो यार बच्चे बच्चे को पता होगा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैरेलल टू ई क्रॉस बी, पी क्रॉस ई नहीं, पी क्रॉस ई बिल्कुल नहीं, ई क्रॉस बी। ठीक ना, तो क्वेश्चन नंबर 23 तक अपन डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन नंबर 25 पे आइडियल आमीटर का रजिस्टर, यार कितने लोगों को नहीं पता, नहीं पता तो यार जाओ रिवाइज करो, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर उसमें अच्छे से बताया था। आइडियल आमीटर का, आइडियल नाम ही आइडियल है तो रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो जाता है। अगर सिर्फ आमीटर बोलता ना तो रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल हो जाता, तब ये वाला आंसर हो जाता बी, लेकिन आइडियल लगा दिया तो इसका तो जीरो हो जाता है। चलिए, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रो, अब इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कौन सा चैप्टर, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का इंस्ट्रूमेंट वाला पोर्शन। ठीक, ई मतलब क्या होता है, आईपीस। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, माइनस एफ ई अपॉन में एफ ओ।
ठीक ना, माइनस एफ ई अपॉन में एफ ओ। इसको याद करने का तरीका जब हम याद किए थे तो ई पहले आता है, ओ तो पढ़ो ए बी सी डी ई, ई पहले आ गया ना, तो ई को लिखो ऊपर और ओ को लिखो एम एन ओ को लिखो नीचे। तो ए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, ए तो ए बी सी डी पढ़ना शुरू करो, ए बी सी डी ई आ गया ना, तो ई को लिखो ऊपर और ओ को लिखो नीचे। बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 को थोड़ा हाईलाइट करते हैं। द वर्किंग ऑफ अ डायनामो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, डायनामो माने होता है जनरेटर, तो जनरेटर किस पे बेस होता है भाई, फ्लक्स चेंज होते रहता है और फ्लक्स चेंज होने के कारण से हमारा क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। ये फराडे ने बात बोला था कि जब जब फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स होगा ये नहीं बोला था, जब जब फ्लक्स चेंज होगा तो आपको इलेक्ट्रिक करंट इंट्रोड्यूस होगा। और उसका फॉर्मूला क्या दिया था कि I इज इक्वल टू, कहाँ गया, I इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन में डी टी, माने जो भी फ्लक्स आप निकाल रहे हो ना, बस उसका डिफरेंशिएशन कर दो यार। डिफरेंशिएशन अगर फ्लक्स में चेंज आएगा तब जाके इलेक्ट्रिक करंट इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अगर कल को फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो डिफरेंशिएशन जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक करंट भी जीरो हो गया। तो ये फॉर्मूला बड़ा काम का है, आई इज इक्वल टू डी फाई। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं अपन उसको, ठीक ना। इंड्यूस इलेक्ट्रिसिटी हो सकता था, इंड्यूस करंट होता तो शायद और अच्छा, लेकिन प्रिंसिपल पूछा ना, प्रिंसिपल कौन सा फेनोमेना होता है, इंड्यूस इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल पूछा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 26 तक अपन डिस्कस कर ले। एक बार देख ले वीडियो कितने का हो गया यार, अभी वीडियो है, अभी अपन बात कर सकते हैं 5 मिनट, ठीक। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 27 पे मूव कर जाते हैं। आप अच्छे से रिवाइज करके जाना यार, एग्जाम में इस बार 2022 का एग्जाम हो सकता है थोड़ा सा, मतलब पेपर अच्छा खासा रख सकता है। 2021 का पेपर देखना, ठीक ठाक पेपर था, ठीक। तो इस बार भी पेपर अच्छा आ सकता है, अच्छा आने का उम्मीद है। तो पूरा सिलेबस रिवाइज करके जाना, अच्छे से पढ़ के आना, क्वेश्चंस डिस्कशन जरूर करके आना। चाहे ये वीडियो देखो या किसी का भी वीडियो देखो, लेकिन क्वेश्चन पेपर जरूर देख के जाना। सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये भी देखना होता है कि उस साल जो एग्जाम हम देने जा रहे हैं उसमें कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं, ठीक। बिहार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो पता होना चाहिए कि बिहार बोर्ड में कैसे सवाल पूछ रहा है, ठीक। तो एक ऐसा वीडियो मिल जाए जिसमें सवाल भी दिखा दे, रिवाइज भी करा दे, तो इससे अच्छा क्या होगा यार। तो चैनल को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक ना। इतना मेहनत आपके लिए हम कर रहे हैं तो आपका भी कुछ बनता है यार। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं। इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट आई एंड वोल्टेज फाई, देन द वेटेल्स कंपोनेंट ऑफ द करंट विल बी। तो यार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम आने के कारण मुझे आज का क्लास यहीं पे खत्म करना पड़ रहा है। अगला पार्ट में लेकर आऊंगा जिसमें जितने भी क्वेश्चंस बच गए उन सभी को मैं रिवाइज करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 26 तक अपन ने डिस्कस कर लिया आज की क्लास में। तो यार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी हम समझाया गया कॉन्सेप्ट, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। पढ़ाई करते रहो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। चैनल को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। जितने भी वीडियोज, इसके प्लेलिस्ट को जरूर चेक करो। जितने भी वीडियोज हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, ट्रिक के साथ एक एक चीज बताया गया है, उसको देखो यार। चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक ना। धन्यवाद। चलिए।